बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की। बजट 2026 वाकई इस शोबे को बहाल करेगा या सिर्फ ये एक वक्ती रिलीफ है हुकूमत की जानिब से? टैक्स, सरमायाकारी, हाउसिंग स्कीमें और जो इसकी आलमी मिसालें हैं और आम आदमी की पहुँच, आज हम इन तमाम हकाइक पर सवालात करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ अमीन चौधरी, रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उनसे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अराउंड। पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इजाज़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो इस टाइम बैरूनी कर्जा है वो 137.6 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है, गर्दिशी कर्जे की अगर मैं बात करूं। तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देना आपको क्या लगता है कि क्या ये मुआशी ज़रूरत है या फिर पहले की तरह वही सियासी फैसला है गवर्नमेंट का? अच्छा मरियम, देखें, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, जी। हाउएवर रियल एस्टेट के सेक्टर में बड़े अरसे के बाद मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा हुकूमत को कि जिन्होंने ये स्टेप बिल आखिर ले लिया। प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये एक सेक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्शन को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, 40 से 50 आपकी इंडस्ट्रीज इसके साथ मुंसलिक हैं। सो मकसद कहने का ये है, ये सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट को प्रॉब्लम ये है कि जब भी लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको सिर्फ एक प्लॉट नज़र आता है, इनको एक घर नज़र आता है। इसको जब आप ड्रिल डाउन करते हैं तो इसके साथ आपके इतनी न्यूमरस इसके साथ इंडस्ट्री मुंसलिक हैं कि जिसकी वजह से देखें कितने लोगों का पहिया चलता है और ये पूरा एक सिस्टम है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि बिल आखिर उन्होंने फैसला किया और वाकईतन देखें ना, अभी सिर्फ ऐलानात हुए हैं और आप मोमेंटम चेक करें मार्केट का, पॉजिटिविटी आपको नज़र आ रही है। जस्ट इमेजिन पीपल एक्चुअली हु आर वर्किंग इन दुबई, नाउ दे आर एक्चुअली पुटिंग देयर स्टेक्स इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अब देखें कितनी पॉजिटिविटी है, तो उसका मतलब है कि दे हैव टेकन द बोल्ड स्टेप एंड द राइट स्टेप एज वेल। ठीक है, लेकिन अगर इस पे हम जो कर्ज है इसका प्रॉपर्टी मार्केट में जो आप उसका वो जो बजट में आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, तो ये एक आपको लगता है गवर्नमेंट की ये तरजीह है या इसका फॉलो अप मजीद आगे रहेगा या वक्ती ज़रूरत है कि इसको थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके बाद ख़त्म कर दिया जाए? तो उससे भी इस सेक्टर में इश्यूज तो क्रिएट होंगे। अच्छा, जहाँ तक बात है ना पॉलिसीज़ की, देखिए जी। हमारा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया जो रहा है वो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का रहा है। मेरी तो हमेशा इनसे गुजारिश ये रही है कि आप एक पॉलिसी बनाएं और उसको प्रॉपर चलने दें। आप ये देखें कि जब भी गवर्नमेंट कोई आती है, चीज़ चेंज हो जाती है। मैं तो यकीन करें इस ख्वाह हूँ कि आप गवर्नमेंट को चलने दें, कंटिन्यूटी को लेके रखें। जिस तरह भी हम खबरें सुन रहे हैं कि अच्छा कोई एक प्रॉपर एक नेशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है, जो हम सुनते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है करें, क्योंकि अगर हर कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है तो देन व्हाई नॉट, दे कैन सिट टुगेदर एंड दे कैन वर्क टुगेदर फॉर द पाकिस्तान। तो शुक्र है कि ये एक पॉलिसी को अब इन्होंने चेंज तो किया। प्रॉब्लम ये है, हर दफ़ा बजट आता है और हर दफ़ा बजट के अंदर होता क्या है, एक नया स्टेप ले लिया जाता है, नई पॉलिसी, नए लोग और एक नया अंदाज और एक नया फिक्र, वो जिसको हम कहते हैं नई सोच के साथ चीज़ें आ जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब तक पॉलिसीज आपकी कंटिन्यू नहीं करेंगी, इन्वेस्टर्स कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा? पॉलिसी का कंटिन्यू होना, देखिए जो भी रियल एस्टेट का आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं, चाहे वो वर्टिकल है या चाहे वो कोई भी हाउसेस का है, तो मिनिमम आपको 5 इयर्स का प्लान चाहिए। अब ये बताएं कि आप अगर हर साल बजट के अंदर चीजें बदलते रहेंगे तो आपका इन्वेस्टर कैसे पाकिस्तान में स्टे करेगा? बिल्कुल उनको यहाँ पे रोकने के लिए, रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए यू नीड कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसीज लेके आती है, पिछली पॉलिसीज को ख़त्म कर दिया जाता है, उससे ये जो सेक्टर है बुरी तरह मुतासिर होता है, नो डाउट, और बहुत सी मुश्किलात भी पैदा होती है और इन्वेस्टर्स के लिए इटसेल्फ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की अगर मैं सर्कुलर डेट की बात करूं तो 5.1 ट्रिलियन रुपीस तक वो पहुंच गया है। ऐसे में हुकूमत रियल एस्टेट को क्यों तरजीह दे रही है? आपको क्या लगता है कि उनके क्या कोई ज़ाती मकासद हैं? क्या ऐसा है या वाकई ही कि अब वो सीरियसली इन चीज़ों पर फोकस हो गई है, सोचना शुरू कर गई कि ये सेक्टर भी इटसेल्फ इस पे भी जो है तरक्की और इसकी ग्रूमिंग पे तवज्जो देनी अच्छा चाहिए? मरीम, अभी ना इस चीज को लिए ना हमें समझने के लिए हमें थोड़ा सा जरा एक इंटरनेशनल जो हमारा है ना, हमें उसको जरा देखना पड़ेगा। आप ये देखें कि जब भी आपके रीजनल की जगह पे इशू आते हैं तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री को जा रहा होता है। बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इन द हिस्ट्री के जहां पे कोई रीजनल इशू इस तरह का हुआ, तो उसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता था? ऑफ कोर्स पाकिस्तान। तो अब ये बताएं कि ये हुकूमत की विजडम ही मैं कहूंगा ना,
जहां पे देखिए उनका जो एक ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू उनका एक बनता है रिगार्ड, वो मैं उनको करना चाहिए। अब उस पूरे के पूरे इस तनाज़े के अंदर अगर पाकिस्तान बेनिफिशियरी था, सो हुकूमत ने सोचा कि यार कि ये चीज़ों को अगर हम करेंगे तो उससे बेहतरी होगी। अच्छा, सो हुआ क्या, जहाँ पे वो क्राइसिस हमारे पॉलिटिकली और रीजनल इश्यूज पे आया, उसका बेनिफिशियरी था ही पाकिस्तान। इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करने का सोचा। आल्दो इसके ऊपर तो पिछले साल 2 साल से बहुत से बड़े बड़े डेवलपर फोकस कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, नॉक कर रहे थे हुकूमत के तमाम ईवानों के ऊपर कि इस पे बैठ के बात करें, चीज़ों को चेंज करें। बात यह है, हमें ये देखना है कि कितने लोग मुंसलिक हैं रियल एस्टेट से। देखिए, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, टेलीकॉम इंडस्ट्री से मैं आया, नाउ इट्स बीन 14 ईयर्स कि मैं रियल एस्टेट में हूं। तो आप ये देखें, एक वक्त में इस सेक्टर में पढ़े लिखे लोग आते नहीं थे। लुक एट दिस नाउ, आपको पढ़े लिखे लोग, रिफाइन लोग, अच्छे आपको कंसल्टेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये बताएं, मेरा आपसे सवाल है, देखने वालों से सवाल है कि क्या उनको घर नहीं चाहिए? रोटी कपड़ा मकान का नारा भी तो एक पॉलिटिकल हुकूमत का ही था। तो मकान चाहिए तो मकान किसने लेके देना है? यू नीड पीपल। आपको जमीन चाहिए, आपको प्राइवेट सोसाइटीज चाहिए, आपको गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे चाहिए कि जहां पे कोई ना कोई काम हो। एलडीए क्या है? एक हुकूमती इदारा ही तो है। बिल्कुल। तो ये कि वो क्या करता है? वो लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहा है ना। जो टाउन का एरिया देख लें, टाउनशिप के एरियाज देख लें, ये क्या है? तो बात यह है कि कहीं ना कहीं आपने उसका बेनिफिट का, उस बेनिफिशियरी होने का फायदा उठाना था। तो ये एक आइडियल टाइम था भी और है भी पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूं कि इस पे तो बड़ा मजीद फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरनेशनल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, ईरान, अमेरिका और जो खलीजी रियासतें हैं उन पे उसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है। वो मेन अगर हब मैं बात करूं तो वो दुबई है। दुबई का अगर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता तो वो पाकिस्तान, वहाँ के इन्वेस्टर का पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इटसेल्फ, जो हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे आर्मी चीफ ने जो बहुत अच्छा काम किया, और पाकिस्तान का एक पूरी दुनिया पे और सरमायाकारों के लिए एक बड़ी पुरकशिश जगह बना दी गई है। तो वहाँ के इन्वेस्टर यहाँ आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो इट्सेल्फ पाकिस्तान को एक फ़ायदा है। तो आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को, अगर इन्वेस्टर वहाँ से इधर आके इन्वेस्ट करता है और ये पॉलिसीज कंटिन्यू रहती हैं, तो कहाँ पे बात पहुँचेगी? इंटरेस्टिंगली आप देखें, यूएई का पता है इकोनॉमी का, जो हम कहते हैं कितने ट्रिलियन डॉलर है, उनकी इकोनॉमी 660 बिलियन डॉलर की है और पाकिस्तान की इकोनॉमी है अराउंड 440 बिलियन डॉलर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जी। अब आप ये इमेजिन करें मरियम कि उनका जो एंट्री कॉरिडोर है वो क्या है? रियल एस्टेट। जस्ट इमेजिन दिस, उन्होंने एक डोर क्रिएट किया रियल एस्टेट का, और उस रियल एस्टेट से 660 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तान उसके करीब करीब है 450 बिलियन डॉलर के, बाय द वे। अच्छा, लेकिन वो डोर क्या था? रियल एस्टेट का था। अब रियल एस्टेट उनका पूरे जीडीपी का 12 से 13% है। तो बाकी तो डिफरेंट है। अब आप इमेजिन करें कि एक कॉरिडोर आपने रियल एस्टेट का ओपन किया, लेकिन उसमें खूबसूरती एक थी, उनकी पॉलिसीज आज भी कांस्टेंट रही। तो ये बताएं, इन्वेस्टर जो बाकी लोग बाहर के ममालिक से यहां पे आके काम करना चाहते हैं, उनको भी तो यही कंसर्न है कि आप अपनी पॉलिसीज को कांस्टेंट, मुस्तहकम रखें। अच्छा, द मोमेंट इट इज कांस्टेंट, ये मुस्तहकम होंगी, यकीन कीजिएगा आप लोग हैरान हो जाएंगे। बिलीव मी, पाकिस्तान स्टिल अ चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप जरा कभी भी जमा तफरीक करें तो आप चेक करें कि यूएई के और पाकिस्तान के एक्सपेंसेस को मेजर करें तो आपको फील होगा कि वी आर वेरी चीपर। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को फोकस किया। अब ये बताएं कि अगर हमारी हुकूमत ने इतने अच्छे इकदाम किए, और अगर ये सिर्फ एक डोर से दुबई, यूएई, यहां से यहां जा सकता है, तो पाकिस्तान यहां से यहां पे क्यों नहीं जा सकता? ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो गवर्नमेंट को रियल एस्टेट के लिए अगर वो कानून साजी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कैसे, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए जो इसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? सबसे पहले तो बात यह है कि इनको ये फोकस करना है कि एक प्रॉपर एक अथॉरिटी का बुनियाद रखें। द वे एक्चुअली इट्स वर्किंग इन यूएई, ठीक है, दैट इज, उनको वो रीरा कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आया है, हो रहा है, कब होता है उसका हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें फ़ायदा क्या होगा? उसमें फ़ायदा ये होगा कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं,
उनके भी रूल्स रेगुलेशन डिफाइन होंगे, उनका बेचारों का जो कमीशन का स्ट्रक्चर है वो भी उसके अंदर मेंशन होगा, वो भी एक रूल का हिस्सा बन जाएगा। देखें, इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर वो 1% की बजाय उनको आप 2% पे ले जाएं, चीज़ों को और रिफाइन कर दें, तो कितना फ़ायदा होगा। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आपने ये देखना है कि हुकूमत ने रोल प्ले क्या करना है, इस पूरी की पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी का बेनिफिशियरी कौन है, आप। बिल्कुल। देखने वाले सुनने वाले, घर किसने लेना है, आप लोगों ने, प्लॉट किसने लेना है, आप लोगों ने। तो वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम से बहुत सी चीज़ें आपकी सेटल हो जाती हैं। ब्रोकर भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है विद हायर परसेंटेज ऑफ द कमीशन, और फिर आपका डेवलपर भी प्रॉपर फोकस हो जाता है। जिस तरह अभी नैब के अंडर एक नई चीज़ हो रही है कि प्रॉपर जितनी आपके पास प्लॉट्स होंगे, जितनी ज़मीन होगी, उतने प्लॉट आप बेच पाएंगे। ऑनलाइन आपके पास डेटा को रिकनसाइल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट पे फोकस है, तो ये चीज़ें हो रही हैं ना। आज से पहले तो ये था कि आपने 25 एकड़ की एक सोसाइटी ली है और उस पर जनाब आपने 500 एकड़ बेच दिया है। Nobody bothered to ask you a question. You simply kept on making money by simply printing the files. However, that is being fixed now, alhamdulillah. बड़ी बात है। और ये जो फिक्स होता है, इसके पीछे भी नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स की एफर्ट के बाद जाके हम कन्विंस कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है, सुनता कोई नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई 10.9% जो है रिपोर्ट हुई है। तो अगर घर खरीदने की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, तो फिर सिर्फ टैक्स जो हुकूमत ने कम किया है, उस टैक्स को कम करने से क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रॉब्लम यह है कि जो इन्वेस्टर आपका साइलेंट था, वो क्यों साइलेंट हुआ? आपने उसके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए। अब आपने एक प्रॉपर्टी ली करोड़ की, उसके ऊपर आपको 20 लाख फॉर एग्जाम्पल आपको पेमेंट करनी पड़ गई ट्रांसफर की। मैं मिसाल दे रहा हूं, वो 10 है या 20 है, वट, अभी हम उसको नहीं कर रहे। आप अब ये बताएं कि वो रोल आउट कैसे करेगा? उसने एक प्रॉपर्टी ली, अब आपकी मार्केट डाउन होगी। क्यों डाउन होगी? उस पर टैक्स इतना आपने कर दिया हुआ है। अब ये बताएं कि अब भी तो टैक्स कम हो रहा है ना, क्यों कम हो रहा है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग इन द पॉलिसी व्हिच वाज नॉट एक्यूरेट एट दैट टाइम। हम सिर्फ गुजारिश ये करना चाहते हैं, बीइंग अ रियल एस्टेट डेवलपर, कंसल्टेंट, फोकस इस बात पे जरूरी है कि आप अगर आज इस पे कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं, और अगर आज कर रहे हैं तो इसको फिर कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे आप? कभी आप रेट कम कर देते हैं एफबीआर के, कभी आप कहते हैं डीसी रेट के बढ़ा दें। कौन सी जगह पे ऐसे होता है कि जहां पे डीसी रेट अलग है, एफबीआर रेट अलग है, कभी कहां का क्या क्या रेट है? व्हाई नॉट टू फिक्स इट परमानेंटली? समटाइम आई फील लाइक कि शायद इसको वो इसलिए भी फिक्स नहीं करना चाहते कि बहुत से लोगों का उसमें फायदा होता है। अपने लोगों का, आप उसको कह सकते हैं इस तरह से भी। अपने लोगों का, उनका। तो प्रॉपर्टी मार्केट सुस्त क्यों है? तो इसकी क्या असल वजह आपको लगती है? कि टैक्स, जैसे कि आपने पहले कहा कि टैक्स की वजह से लोग अगर 1 करोड़ की चीज खरीद रहे हैं तो उसको ट्रांसफर में उनको 20 लाख रुपए अगर पे करने पड़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। तो क्या टैक्स ही जस्ट इसकी एक वजह है, या लोगों के पास पैसे ही खरीदने के लिए नहीं है? पैसे नहीं है। अच्छा, आप इमेजिन करें, जस्ट गो ऑन द रोड, आपको फील होगा हर बंदा गाड़ी लेके घूम रहा है। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के पास हुकूमत से ज्यादा पैसे मौजूद हैं। तो पहले हम अपना थोड़ा सा ज़हन ये कर लें कि हमारी अवाम गरीब नहीं है। अच्छा, अब आप गरीब नहीं है तो अब आप, हाँ, एक तबका जरूर आपका गरीब है जिसको हुकूमत ने अटेंशन, तवज्जो देनी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए। इनके पास वसाइल हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सेंटिमेंट का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यूएई डिड, ओनली वन थिंग। अच्छा, वहां पे तो बादशाहत है। अब ये बताएं कि उनकी एक ही हुकूमत है, ना हुकूमत बदलती है, ना उनकी पॉलिसी बदलती है। अच्छा, पॉलिसी रिफाइन वो करते हैं, चेंज नहीं करते। रिफाइन, अच्छा, रिफाइन से मुराद क्या है? आपकी बेहतरी हो, कस्टमर की बेहतरी हो, इन्वेस्टर की बेहतरी हो। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी। बात यह है कि अगर हम कर सकते हैं तो फिर हम रोक किस बात पे रहे हैं? अगर आज आप ये पॉलिसीज का रिवीजन कर रहे हैं तो फॉर गॉड सेक मेक इट परमानेंट। टेल द पीपल कि भाई ये एक हमने कर दिया है, ये कंटिन्यू ऐसा रहेगा। अब ये बताएं कि अभी हम जो बात कर रहे थे कुछ देर कबल कि बेनिफिशियरी इस पूरे रीजनल इशू का, अमेरिका ईरान इजराइल वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हुआ अभी एज ऑफ नाउ तो पाकिस्तान है। तो देन व्हाई नॉट टू मेक इट द कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज
मैं बीइंग पाकिस्तानी और आप बीइंग पाकिस्तानी, हम सब लोग सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट तो करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, एग्जीक्यूट करें। प्रॉपर्टी का रियल स्टेट सेक्टर का हिस्सा बन के अमीर होना मुश्किल है या नौकरी करके आप अमीर बन सकते हैं? मैं बात करूं बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन्स की, तो वो साइकिल पे उन्होंने अपना स्टार्ट लिया और कुछ ही अरसे बाद वो बड़ी बड़ी यहाँ पे जो हैं प्रॉपर्टी हाउसिंग स्कीम्स के मालिक बन गए, नेशनल इंटरनेशनल उनकी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए। तो क्या आप एज अ रियल एस्टेट डेवलपर होने के नाते एक आम आदमी जो एक नौकरी करके सुबह से शाम तक ख्वार होता है और एंड पे उसको क्या तनख्वाह मिलती है 60 से 70 हज़ार, अगर वो एजुकेटेड है, मैक्स यही है नॉर्मल जो हमारे ऑफिसेज में जॉब करते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो रियल एस्टेट में आएँ? क्योंकि एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने बड़े बड़े हैं, हमने देखा है दिनों में कारें भी आ जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, ही कहाँ से आते हैं? अच्छा, बात ये है कि ये लगता है कि बड़ा आसान है, बट मरियम हमें ना इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए ये देखना है कि जब वो साइकिल पे था उस वक्त की अपॉर्चुनिटी क्या थी एट दैट टाइम। आप इमेजिन करें मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कितनी रेल पेल थी हर इंडस्ट्री के अंदर थी। अच्छा, वो हालात कुछ और थे। जिस तरह रमज़ान में आप अक्सर लोगों को देखें तो तमाम लोग काम पे लग जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि पैसे कमाने हैं। जब रियल एस्टेट की मार्केट चलती है तो आपको XYZ भी उठ के नजर आते हैं आगे रियल एस्टेट में। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द रीरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम ये चाहते हैं कि आप प्रॉपर एग्जाम दें, चीजें करें, सर्टिफाइड लोगों को आगे लेके आए। जिस तरह हर जगह पे डॉक्टर भी तो सर्टिफाइड होता है ना, वो सेट ऑफ रूल्स बुक्स चीजें पढ़ के आता है, देन व्हाई नॉट। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि आप ये नहीं करते कि आप ये रूल फौरन लागू कर देते हैं। आप जो करंट लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस उन लोगों से अच्छे हैं, तो उनको भी आप मैनेज करते हैं साथ साथ। बात यह है कि नौकरी पेशा की चॉइस है कि उसने 60 या 70,000 की जॉब करनी है या उसने कोई बिजनेस करना है। लेकिन ये तो उसकी एक अपना फ्रेम ऑफ माइंड है ना। अब मैं 10 साल टेलीकॉम सेक्टर के साथ मुंसलिक रहा। ठीक। 10 साल के बाद आई डिसाइडेड टू गो फॉर बिजनेस। हर बिजनेसमैन को पहले कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए, बिजनेस एथिक्स को समझना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना चाहिए, सिचुएशनल हैंडलिंग उसको आनी चाहिए, फिर जाके आप सोचें बिजनेस का। एंड रिमेंबर, मैं जब से बिजनेस में आया हूं, आप यकीन करें मैं 24 आवर काम करता हूं। तो नौकरी पेशा तो याशी में है, उसको महीने की छुट्टी भी मिल जानी है, साल की उसको लीव भी मिल जानी है। बीइंग बिजनेसमैन देयर इज नो हॉलीडे, ये सिर्फ लगता है। अच्छा, फिर आपने जो बात की ना कि वो फौरन अमीर हो गए, वो इरा और था, वो टाइम और था। बट उनको उस वक्त चूंकि पॉलिसीज बनाई नहीं गई थी, चीजें आपके सिस्टम ने तो डिफाइन करनी है ना। यू एंड मी आर नॉट द सिस्टम। सिस्टम अगर आपका डिफाइन नहीं है तो फिर यही होगा कि यकदम आप यहां पे हैं और फिर यकदम आप चले गए टॉप के ऊपर। अब आप टॉप पे चले गए हैं तो अब आपको कहा गया कि अब आप सिस्टम के थ्रू नहीं आए। सिस्टम पहले डेवलप करें और फिर आप चीजें लेके आए। आई स्टिल रिमेंबर कि टेलीकॉम सेक्टर 1993 में जब आया, उसके कितने अरसे के बाद जाकर ऑनरशिप का एक मामला आपको याद होगा शायद रेज हुआ कि लोगों की सिम होती तो उनके यूज कर रहे होते थे, उनके नेम लेकिन उनके नाम पे नहीं थी। हम्म। देन लेटर ऑन दे डिस्कस एंड डिसाइड, ओहो ये तो गलत हो गया, अब हमें तो जिसकी सिम है उसके नाम भी होनी चाहिए। तो सिस्टम कब प्लेस हुआ? 12-13 साल के बाद जाके। आइडियली इट वाज सपोज्ड टू बी डन फ्रॉम द डे फर्स्ट। सो ये वो चीज है जिसको हमें करने की जरूरत है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि उस टाइम पॉलिसीज वो वाली नहीं थी जो आज पॉलिसीज हैं। आज की पॉलिसीज थोड़ी सख्त हैं, आपको प्रॉपर्टी टाइकॉन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस टाइम मेहनत नहीं थी। आप 2 नंबरी से और इस तरह की चीज़ों से आप आगे आके और आप उस जगह पे पहुंच सकते थे। तो आज के टाइम के लिए ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, 2 नंबरी को मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। देखें, इस पे तो अगर किसी इदारे ने एक्शन नहीं लिया या किसी बंदों ने एक्शन नहीं लिया तो ये उनका एक सवाबदीदी इख्तियार है ना, एक्शन तो लेना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि देखिए अपॉर्चुनिटीज तो आज भी हैं, बट डोंट फॉरगेट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, आप 25-26 करोड़ के करीब अभी हम बैठे हुए हैं। तो आप ये चेक करें, 7वीं 8वीं 6ठी हम नेशन बनते हैं बाय द वे इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो आप ये बताएं कि पॉपुलेशन के साथ आपने अपने रिसोर्सेज भी तो देखने हैं। जस्ट इमेजिन और जस्ट आप रीड कीजिएगा कि आपको कितने घरों की अभी भी डेफिशिएंसी है। अब ये बताएं कि आपको घर चाहिए पूरे पाकिस्तान में, लोगों ने रहना है, तो पॉलिसी चेंज होगी,
फेवर वाली बनेगी तो पॉलिसी आपकी बनेगी ना, पॉलिसी फेवर वाली बनेगी तो ही घर बनेंगे। वो जो इतना डेफिसिट है वो बढ़ क्यों रहा है साल का, इसका मतलब है पॉलिसी नीड्स अटेंशन। वेलकम बैक। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो अभी इशू इंटरनेशनली इश्यूज चल रहे हैं और खलीजी ममालिक की अगर मैं बात करूं जिसमें दुबई और इस तरह के इंटरनेशनल कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्या जो था इन्वेस्टर्स के लिए जो उनको दिखाया जाता था कि इन्वेस्टर पाकिस्तान की बजाय उधर आते थे। अब चूँकि ये तनाज़ा शुरू हो गया और वहाँ उसको सेफ हेवन एज अ समझा जाता था कि वहाँ के इन्वेस्टर उसको समझते थे, तो बाद में जब ये इशू क्रिएट हुआ तो वहाँ पे हमने सोशल मीडिया पे ये भी देखा कि लोग चीख रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट छोड़ के यहाँ पे आके की और हमें यहाँ पे क्या मिला। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। अब इस सिचुएशन के बाद अब पाकिस्तान उनके लिए क्यों अट्रैक्टिव होगा? क्या ऐसा वहाँ पे था, उनका क्या मॉडल था कि जो अब पाकिस्तान को वो चीज़ इन सरमायाकारों के लिए अट्रैक्टिव बनानी चाहिए और उस मॉडल को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो इन्वेस्टर यहाँ पे आता है? देखिए, इसका सबसे बेहतर तो ये है कि आप अभी की मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट उठा के देख लें, जी। तो उन्हीं के अल्फाज थे ना कि $100 बिलियन पाकिस्तान से बाहर गया है। ये उन्हीं के अल्फाज है, मैं तो उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ। तो अब ये बताएं कि पाकिस्तान को चाहिए कितना था? हम 2-3 अरब के लिए हमारी कितनी एफर्ट होती हैं डॉलर्स के लिए? तो जस्ट इमेजिन। अब हमें सीखना ये है, देखें हर एक थ्रेट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। इस पूरे रीजनल इशू के अंदर सबसे बड़ा एज मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान का इमेज इमेजिन करें, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, हमारी गवर्नमेंट ने, तमाम पॉलिटिशियन ने कितना एक अमेजिंग रोल प्ले किया। और आप ये देखें कि जैसे इमेज बिल्डिंग कितनी हुई। अच्छा, अब उस इमेज बिल्डिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान इसलिए रहा है या होगा कि आप ये इमेजिन करें कि इस तनाज़े ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि नहीं यार, कि हमें अपनी चीज़ें कहीं और भी साथ मैनेज करनी चाहिए। अब ये बताएं कि रेमिटेंस अब आपकी इंक्रीज होगी, वो इसलिए इंक्रीज होगी द पीपल एक्चुअली हु हैव बीन लिविंग आउट ऑफ पाकिस्तान, अब उनका फोकस यहाँ पे क्यों बढ़ेगा? वो इसलिए बढ़ेगा कि साथ ये तनाज़ा हुआ, साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को भी रिवाइज करना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं। पॉलिसी जब आपने रिवाइज की तो लोगों को हुआ कि अच्छा नहीं यार, कि अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका कितना बड़ा इन्वेस्टर जो दुबई गया हुआ था वो वापस कराची, वापस लाहौर, वापस इस्लामाबाद आया। आप इमेजिन करें कि कराची के अंदर एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 30 to 40% प्राइसेस बढ़ गई हैं। ये पिछले 2 माह का है सर्वे, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन दिस। आप लाहौर की मार्केट को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे भी कितनी एप्रिसिएशन हुई है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंज। बात घूम फिर के मरियम एक चीज पे आती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज। वो होगी तो यकीन कीजिएगा पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के पास पैसे भी हैं, इन्वेस्टर के पास पैसे हैं, दे आर विलिंग कि वो कुछ करें, लेकिन पॉलिसी भी तो ऐसी देना कि ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें, ताकि वो भी तो इजीली पैसे लगा सकें। उनको थोड़ा सा क्वेश्चन तो क्रिएट करें ना। कोई एमनेस्टी देनी है या कुछ भी करना है, एटलीस्ट सॉर्ट आउट करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत में वो पैसे आने, पाकिस्तान की जीडीपी बेहतर होगी, सर्कल चलेगा मईशत का। जब पहिया चलता है तो हर कारोबार चलता है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि फाइल माफिया जो है वो इस तरह करता है कि उनके पास होती इतनी सी ज़मीन है और वो इतनी फाइल्स जो है वो आगे कस्टमर्स को दे देता है। कस्टमर्स की अवेयरनेस के लिए एक आम आदमी जिसको सुहाने सपने दिखाए गए हैं कि आप ये फाइल ले लो, इतने महीने बाद उसमें इतना आपको फ़ायदा हो जाएगा, फिर आप उसको बेच देना, और इस तरह की चीज़ें दिखा के, और वो अंधाधुंध उस पर ट्रस्ट कर लेता है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो इस तरह के ट्रैप में ना आए? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। जहाँ पे एक तो कस्टमर अवेयरनेस है ना, वहाँ पे ये जिम्मेदारी उन तमाम ब्रोकर्स और एजेंट्स पे आती है जिनके थ्रू वो ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। देखें, कस्टमर को भी ये चाहिए कि जब भी कोई चीज़ परचेज करें, कोई चीज़ लें, तो उसको थोड़ा सा ज़रा उसकी, जिसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, वो लाजमी करें। अथेंटिसिटी चेक करें, उनका रिकॉर्ड चेक करें, उनकी प्रूवन हिस्ट्री चेक करें, उन्होंने क्या डिलीवर किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ, वो चेक करें, उसके बाद जाके फैसला करें। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है ये तमाम का तमाम जो चीज़ें हैं ना, एक चीज़ पर रुकी हुई हैं, और वो है मॉरल वैल्यूज़, जिसको हम उर्दू में अखलाकियात कहते हैं। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये हो गया मरियम कि हमारी अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। हर बंदा अब सिर्फ पैसे कमाने की उस दौड़ में है कि जिसको समझ ही नहीं है कि सच है झूठ है। ही इज़ देयर टू मेक मनी। जब तक ये फिलॉसफी रहेगी ना,
तब तक प्रॉब्लम रहेगी। मैं क्यों कहता हूं कि रीरा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। विदाउट फिल्ट्रेशन, अब देखें सोशल मीडिया के ऊपर आपको 26 या 25 करोड़ की आवाम, तो 25 करोड़ आपको डॉक्टर मिलेगा। हर बंदे को सब कुछ पता है, ऐसा है कि नहीं है? नीम हकीम। बट प्रॉब्लम ये है कि नीम हकीम ने हर चीज आपकी बेड़ा गर्क करके रख दिया। यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, वाई यू लुक फॉर अ स्पेशलिस्ट, कि दुनिया स्पेशलिस्ट की है। आपके घर का कोई पानी का नल खराब होता है तो आप प्लम्बर बुलाते हैं, बिल्कुल ना कि सही गाड़ी का है। मैकेनिक। तो हम्म, जो जिसका काम है उसको करने दें, लेकिन जिसका काम है उसके लिए भी कोई सेट ऑफ रूल्स आप बनाएं। उस रूल्स बनाने का मकसद ये होगा कि ताकि आपको पता होगा कि रिफाइन लोग आएंगे जिनको कल आप कम से कम क्वेश्चन कर सकेंगे, जिनका बायोडेटा आपके पास होगा। यहाँ पे आप एक फाइल भेज देते हैं, फाइल माफिया डेवलपर कहीं और गया, ब्रोकर कहीं और गया, और बेचारा कस्टमर नहीं, एक गरीब की जमा पूंजी है, उसने पता नहीं कितने सालों जमा करके वो पैसे इकट्ठे किए होते हैं, और ये लोग आते हैं और 1 मिनट में आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और इनके खिलाफ उस तरह एज सच एक्शन भी नहीं लिया जाता। ना हमारी पुलिस है उसको एज सच उसको सपोर्ट करती है, तो वो कोई खुदकुशी कर लेते हैं, इतना पैसा ज़ाया। तो ये चीज़ें एक हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो एक आम इंसान, एक गरीब जो एजुकेटेड नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो किस तरह इनके फैक्ट एंड फिगर्स चेक करेगा कि ये वाकई एग्जिस्ट चीज़ें करती हैं या नहीं। उसके लिए कोई इस तरह का कोई चीज़ होनी चाहिए ना, कि जिसमें उनको क्लियरली ये चीज़ समझाई जाए कि देखें ये है, आपको ये मिल रहा है, और इतने साल बाद इसकी ये वैल्यू होनी है। आपको झूठे ख्वाब, झूठे वादे करके और आपको फिर वो आप भाग जाते हैं। इतनी इतनी बड़ी आप वो लॉन्च करते हैं हाउसिंग स्कीमें, और उसके बाद देखते हैं कि वो बंदा भाग गया, बाहर के मुल्क चला गया। कौन पूछता है? असल में देखें, इसमें मैं इसी तो बार बार कह रहा हूँ कि सर्टिफाइड लोग होने चाहिए। जी। जब लोग सर्टिफाइड होंगे, फिर जब आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी तो यू नीड टू फाइंड समबडी। आप 10 कोई चीज शॉपिंग करने जाते हैं तो आप 10 शॉप्स देखते हैं ना, रेट्स चेक करते हैं, फिर आप देखते हैं, फिर आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं। इस तरह ही प्लॉट लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए पहले एवेल्युएट करें, अच्छा ब्रोकर चूज करें जो सर्टिफाइड हो। मोर ओवर, फिर आप ये देखें कि वो आदमी या वो जो इदारा जिससे आप काम कर रहे हैं वो कितने साल से मार्केट में है। मार्केट आप देखें कि 2003-4 से रियल एस्टेट की अब तक कितने अप एंड कितने डाउन आए। एक होते हैं मौसमी ब्रोकर्स, मार्केट मरियम तेज होती है, वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो लोग तब से लेकर अब तक हर अप एंड डाउन में बैठे हुए हैं, दे आर द ट्रू बिजनेसमैन। तो आप लोगों को ये भी तो थोड़ी सी एफर्ट करनी है ना, बीइंग कस्टमर के, यार, कि हम देखें तो सही। किसी के चकाचौंध ऑफिस को देखकर अगर आप इंप्रेस हो जाएं तो वो तो गलती आपकी है ना, उसका चेक तो करें वो इदारा कितना पुराना है। ये बताएं कि डीएचए की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है, बैरियर टाउन पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है, ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड, पार्क व्यू पे क्यों नहीं है, इत्तेहाद टाउन पे क्यों नहीं है। दे ऑल आर बहुत बड़े नाम, बहुत अच्छे नाम। देखें उनकी डिलीवरी देखें, चीजें देखें, तो इसका मतलब है कि कुछ रोल हमारा है जो हमें खुद भी अदा करना है। बिल्कुल सही कहा। और मेरा वही सवाल प्लॉट कल्चर पे, कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कल्चर है कि थोड़े से पैसे मेरे पास जमा हुए तो मैंने प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट खरीद के रख लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई। तो कितने लोग हैं ऐसे जो बेघर हैं, जस्ट प्लॉट लेके बैठे हुए हैं और खुद रेंट के घरों पे रह गए। इस कल्चर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और क्या ये होना चाहिए, या इस पे कंस्ट्रक्शन का एक अलग से मैकेनिज्म होना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि आपको पता है ये जो हम कहते हैं ना फाइल कल्चर है, या ये हम कहते हैं कि जिन लोगों ने घर लेने हैं, जी। ये 80 to 85% का सेगमेंट है, 5 मरला, 3 मरला, 10 मरले का। मजे की बात ये है, ये अच्छा सवाल इसलिए है। अब ये बताएं, मैं एक जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 60,000 है, तो ये बताएं मैं घर कैसे बना सकता हूँ? मुझे एक ऑथेंटिक डेवलपर चाहिए, ऑथेंटिक डेवलपर जिसकी मुझे किस्तें देनी है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये मुझे 3 साल के बाद या 4 साल के बाद मुझे डिलीवर कर देगा। डिलीवर क्या करेगा कि मैंने जो पैसे बिट्स एंड पीसेस में इन शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट पे किया है, मुझे 3 साल या 3.5 साल के बाद क्या होगा, प्लॉट मिलेगा जिसमें मैं घर बनाऊंगा। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। ये अगर फॉर एग्जांपल डेवलपर आपको किस्तों के ऊपर फाइल या प्लॉट नहीं बेचेगा, तो वो जो हम जिसकी आप और हम जंग लड़ रहे हैं गरीब की, वो बेचारा घर कैसे बनाएगा? ये जो कमेटी डलती है, ये है क्या? ये यही तो है कि अच्छा आप पर मंथ पैसे देते हैं। आपने क्या करना है, सिस्टम ने क्या करना है कि आप डेवलपर उन लोगों को ये मौके दें कि जो डिलीवरी देते हैं।
देखें मार्केट में पाकिस्तान में कमाल किस्म के डेवलपर हैं कि जिन पे आज तक कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आप हबीब रफीक को देख लें, इत्तेहाद टाउन को देख लें, बोथ आर डूइंग अमेजिंग, पार्क व्यू को देख लें। तो क्या डिलीवरी नहीं मिल रही सब लोगों को? क्या उनके प्लॉट्स हैं, लोग वहां पे रह रहे हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी उन्हीं के एंड यूजर से आप चेक कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रॉपर्टी पर जैसे कि इस बजट में जो है टैक्स कम हो रहे हैं, तो अब प्रॉपर्टी पे टैक्स तो कम हो रहे हैं, अब जो उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो कम नहीं हो रही, तो बात तो वहीं पे खड़ी है, तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये आपका बात आपकी लॉजिकल है। अच्छा, अब हमें समझना ये पड़ेगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है, तेल महंगा हुआ है, तो उसका कॉस्ट की ना की बढ़ेगी ना। अच्छा, कुछ चीज़ों को हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम समझेंगे नहीं तो वो हल हो जाए। देखें कि ना कि कॉस्ट तो बढ़ेगी। अच्छा, ये देखें कि आज से 6 साल पहले रेट्स क्या थे तो आज के रेट्स क्या हैं। देखें चीज़ों में फ़र्क आया है। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन है ना, हमारा प्रॉब्लम ये है मरियम कि हम स्टडी से, किताबों से, रिसर्च से बहुत दूर हैं। हमें ये लगता है कि सोशल मीडिया पे जिसने जो कह दिया है वो सच है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम जब रिसर्च नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं होता कि दूसरी जगहों पे क्या है। डोंट फॉरगेट, यूके में 40% टैक्सेशन है। शिकागो, आप मलेशिया की बात कर लें, सिंगापुर की बात करें, आप उनकी टैक्स रेशियो चेक करें तो यू विल फील को माय गॉड ये क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें लोगों का सिर्फ एक पहलू अच्छा नजर आता है, लेकिन जो बाकी पहलू हैं वो हमें नजर ही नहीं आते। वजह यह है कि हमें सम टाइम एक रिस्पेक्ट या वो चीज़ फील ही नहीं होती जो हम यहाँ लेके बैठे हुए हैं। वो तब आएगी जब आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और बट अगर मैं वही बात करूं कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स खरीदने पे वो है कम किया, तो इससे बेहतर नहीं था कि कंस्ट्रक्शन पे कम कर दी, क्योंकि हजारों लोग बेघर हैं लेकिन प्लॉट्स फिर भी खाली हैं। अच्छा, देखें प्लॉट जो खाली है ना वो वाले खाली नहीं है। दो इसमें ऑप्शन आती हैं। देखिए जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन में आप उसको कैप इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जो आपकी एक्सपोर्ट से आ रही होती हैं। अच्छा, तो उसको तो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसको आप कैप नहीं लगा सकते। जहां पे आपकी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंसीज पे आ जाती हैं तो उसके रेट की फ्लक्चुएशन भी तो आएगी। हम्म। हुकूमत क्या कर सकती थी? हुकूमत ये कर सकती थी कि वो जहां जहां पे बेहतर कर सकती है वो करने जा रही है। इस बजट के अंदर जिस तरह 236 के 236 सी कम होने जा रहा है, जिस तरह। अच्छा, हम अपनी वैसे ना वो गपशप के अंदर हम भूल ही गए हैं कि जो इन्होंने 1% लगाया हुआ था 7 ही, यानी कि आपका प्लॉट है, आप उससे कुछ कमा नहीं रहे लेकिन आपने 1% एनुअल टैक्स देना है। कैसा? अब जाके इनको ख्याल आया कि ओहो ये तो गलत है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जिसने उसको नल एंड जिस वाइड तरह कर दिया। सोलर पे टैक्स लगा रहे थे। हाँ, तो अब आप खुद देख लें कि मैं क्यों कहता हूं। देखिए पॉलिसीज, पहले कहते हैं सोलर लगाएं, पहले कहते हैं आप ये करें, फिर बाद में पॉलिसी चेंज कर देते हैं। यही हमने माइंडसेट बदलना है। और मेरी आपकी इस पॉडकास्ट की वसातत से हुकूमत वक्त को गुजारिश है कि खुदारा पॉलिसीज का तसलसल रखें, फ्लेक्सिबल रखें, लेट पीपल लिव देयर लाइव्स हैप्पीली। और वो तब होगा जब पॉलिसीज थोड़ी सी नॉर्मलाइज रखेंगे, जो कि कर रहे हैं और हो रही हैं। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है, जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट को क्या करना चाहिए जो एक टर्निंग पॉइंट बन जाए? ये टर्निंग पॉइंट यकीन करें इट्स ओनली मैटर ऑफ पॉलिसीज। कुछ भी नहीं करना, एमनेस्टी एक दे दें या कुछ और कर दें, ये इन्होंने कर रहा है। देखिए हम तो इनको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि जी $100 बिलियन बाहर गया है पाकिस्तान से। आप और हम तो ये चाहते हैं यार वो पैसे पाकिस्तान में रहते तो कितना पाकिस्तान में बिजनेस होता। सवाल यह है कि वो बाहर क्यों गया? आपकी और मेरी वजह से बाहर तो नहीं गया होगा। पॉलिसीज ऐसी दें कि लोग पैसा बाहर से यहां पे लेके आए। और मजे की बात देखें, अभी ये पॉलिसी थोड़ी सी ट्रिम हुई है, कुछ इंप्लीमेंट हो गई है, कुछ होनी है। द मोमेंट इट इज इंप्लीमेंटेड तो फिर आप इमेजिन करें मरियम कि कितना फ्लो आपका बाहर से पाकिस्तान में आएगा। और इस फ्लो का मकसद क्या होगा? रोटेशन, सर्कुलेशन ऑफ द मनी। और जब भी पैसा आपकी किसी भी इंडस्ट्री में इंजेक्ट होता है तो उस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने भी लोग होते हैं उनका कारोबार बेहतर होता है। हर इंडस्ट्री को हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है। और ये बड़े अरसे बाद में जाके ये हुआ कि रियल एस्टेट के पे थोड़ा सा इनको सांस दिया, वरना तो ट्रस्ट में रियल एस्टेट तो वेंटिलेटर पे था। पता है आपको इस बात का? ये अगर अभी कुछ ना करते तो रियल एस्टेट तो अपनी मौत मर चुका था। बिल्कुल सही तो कहा। ये बार बार आके ना 3 साल के लिए मारे मत,
उनको थोड़ा बेचारों लॉन्ग को टर्म लेके long term चलें लेके ताकि चलें। स्टेबल हो जाएं Yes, चीजें yes, और उसका हमें आउटपुट भी नजर आए और हमारी इकोनॉमी भी इससे बेहतर हो।